हेलो बच्चों, मैं हूँ मेहुल राठौर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि सॉल्यूशन लेसन अभी जो यूनिट 2 चल रहा है बराबर, उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो अभी हम सॉल्यूशन लेसन्स में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तक आ चुके हैं। लास्ट टॉपिक था मेरा एज़ोट्रॉपिक। आप बच्चों ध्यान रखना कि जो एज़ोट्रॉपिक और वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल जो राउल्ट्स लॉ मैंने पढ़ा है और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस मैंने पढ़ा है, उसमें से बहुत आईएमपी क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो वहाँ पे आप ध्यान रखना और अच्छे से वो सभी क्वेश्चन को देख लेना बराबर। चलो यहाँ पर मैं बात करता हूँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में समझाया क्या जाता है और बोला क्या जाता है, समझो उसमें समझने वाली बात क्या है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में समझने वाली बात ये है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है, क्या होता है हमारे पास सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर जनरेट होता है, उस वेपर प्रेशर में हम जब यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है वो होता है, बट उसमें हम जब सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं सॉल्यूट। तो सॉल्यूट ऐड करने के बाद उसका जो पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो वेपर प्रेशर अब डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? वो डिपेंड्स करेगा कि आपके ने वॉलेटाइल कंपाउंड लिया है कि नॉन वॉलेटाइल। आपने अगर वॉलेटाइल लिया है तो इंक्रीज होगा, नॉन वॉलेटाइल लिया है तो डिक्रीज होगा। तो समझने वाली बात हमारे पास यहाँ पर ये है कि नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? तो वो वेपर प्रेशर हमने जो सॉल्यूट ऐड किया है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है सबको कि वो जो हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो उसके नेचर पर डिपेंडेंट नहीं होता कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है। वो नेचर देख के वेपर प्रेशर डिक्रीज नहीं होता, या फिर वेपर प्रेशर हो या फिर टेम्परेचर हो, उसमें जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस उसके नेचर पर डिपेंडेंट कभी नहीं होता। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर। तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो वो किस तरीके से आपको समझाया जाता है, मैं अभी जो समझा रहा हूँ उसको समझने का ट्राई करो, आप अच्छे से समझ पाओगे कि एक्चुअल में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से हमको समझना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक सॉल्वेंट है। मान लो मैंने यहाँ पर एक सॉल्वेंट ले लिया, मानो उस सॉल्वेंट का कुछ भी वेपर प्रेशर मेरे पास है P, समझो, या फिर बोल दूं मैं P10 वेपर प्रेशर मेरे पास है सॉल्वेंट का। समझ में आ रहा है? उसके अंदर मैंने कुछ एक मोल कंपाउंड ऐड किया। लाइक मानो कि मैंने ऐड किया सबसे पहले 1 मोल यूरिया यानी कि NH2CONH2। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? 60। इसको मैं ग्राम में ले लूं यानी कि 60 ग्राम। समझ में आ रहा है? 1 मोल यूरिया यानी कि मैंने अंदर ऐड किया 60 ग्राम सॉल्यूट। तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। यानी कि P1 का वेपर प्रेशर कैसा मिलेगा हमें? जो सॉल्यूशंस था उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशंस मिला, क्या मिला? सॉल्यूशंस, यानी कि मैं इसको बोल दूं P1। तो ये P10 जो आपके पास प्योर सॉल्वेंट था और सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर मिला वो ऑलवेज कैसा होगा? कम होगा, यानी कि डिक्रीज होगा। तो हमने अंदर 1 मोल यूरिया ऐड किया यानी कि 60 ग्राम यूरिया ऐड किया, तो वेपर प्रेशर हमें मिला P1। उसके बाद मैं ऐड कर रहा हूं 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। तो बच्चों इसका मोलिकुलर मास होता है हमारे पास 180 ग्राम। कितना होता है? 180 ग्राम। तो मैंने 180 ग्राम एक में ग्लूकोज ऐड किया, एक में 180 ग्राम मैंने यूरिया ऐड किया, और दोनों का जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा वो वेपर प्रेशर सेम डिक्रीज होगा। क्यों ऐसा होगा? इसीलिए हम उसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझा रहे हैं कि भाई इसमें देखो मैंने 60 ग्राम ऐड किया, इसमें 180 ग्राम ऐड किया। तो आप सोचोगे सर उसमें 60 ग्राम और उसमें 3 गुना ऐड किया है, बट वो 3 गुना नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? तो बच्चों यहाँ पर मैंने 1 मोल ऐड किया, तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 6.022 × 10⁻23, और यहाँ पर भी 1 मोल ऐड किया है। तो आपको समझना है क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने ऐड किए उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट है तो डिफरेंट हो गए। समझ में आ रहा है सबको? तो यही बात आपको समझनी है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में। जैसे सबसे पहली चीज हम समझ चुके हैं उसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात थी हमारी लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड। समझ में आ रहा है? जैसा राउल्ट लॉ ने बताया था
कि जो लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी कि जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है, उसका वेपर प्रेशर जो डिक्रीज होता है सॉल्यूशंस का वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है। तो हमने समझा था राउल्ट के नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड में कि जितने हम नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के ऐड करेंगे उसके प्रोपोर्शनल में होता है। P10 माइनस P1/P10 इज इक्वल टू X2 वो हम पढ़ चुके हैं। बट अभी उसके सिवा 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और है हमारे पास, टोटल मिला के 4 होगी, बट दूसरे नंबर की हमारे पास जो है वो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या है हमारे पास? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसको किस तरीके से समझना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। चलो बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं समझो। तो जिस टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड स्टेट वाला कोई भी कंपाउंड होगा वो जब गैस में कन्वर्ट होगा, तो मान लो हमारे पास यहाँ पर P वर्सेस T का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। मानो कि अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार प्रेशर के जैसा हमारे पास उसमें प्रेशर होना चाहिए, यानी कि 1 बार होना चाहिए। यहाँ पर मान लो कि मैंने 1 बार प्रेशर ले लिया है। अगर हमारा कोई भी कंपाउंड जिसको हम टेम्परेचर देने के बाद उसका वेपर प्रेशर यहाँ तक आएगा, वो उसके बाद उसका वेपर प्रेशर यानी कि वो तब गैस में कन्वर्ट होगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हमें मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2 चीज़ हम यहाँ पर लेने वाले हैं, सॉल्वेंट और हमारे पास सॉल्यूशंस। तो आपको पता है कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा और जो सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर होगा, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज ज़्यादा रहेगा और सॉल्यूशंस का कम रहेगा। तो मान लो कि मैं यहाँ पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ले रहा हूँ, यहाँ पर वेपर प्रेशर मुझे मिला। अभी मुझे उसको इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देना है, यानी कि किस टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा वो देखना है। तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर हीट करूँगा, यानी कि मेरे पास जो यहाँ पर सॉल्वेंट है, क्या है मेरे पास सॉल्वेंट। देखो बच्चों आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करना आता होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको ऐसे रट्टा लगा के ड्रॉ कर देना है, वैसा नहीं करना है। चलो समझो, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है मानो कि यहाँ तक है। अभी मैं उसको हीट करूंगा बराबर, तो एनर्जी देने के बाद वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा। कब वेपर में कन्वर्ट होगा? तो चलो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे वेपर प्रेशर जनरेट होगा। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होते होते मान लो कि वेपर प्रेशर यहाँ पर हमें मिला। वेपर प्रेशर कहाँ पर मिला? तो मानो धीरे धीरे वेपर प्रेशर कन्वर्ट होकर यहाँ पर मिला। तो ये पिक पॉइंट मेरा हो जाएगा सॉल्वेंट का बराबर। तो ये मुझे मिला जो बॉइलिंग पॉइंट, वो मेरा था सॉल्वेंट का, इसीलिए मैं इसको बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट है, इसीलिए बोलूंगा TB0। क्या बोला मैंने? TB0। चलो उसके बाद मेरा ये सॉल्वेंट का था। अभी मैंने उसमें क्या ऐड कर दिया बच्चों? सॉल्यूट ऐड कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट के ऐड किए, तो वो हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्या हो गया? सॉल्यूशन। तो अभी बच्चों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा होगा? तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से तो कम ही होगा। तो मान लो यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, समझ में आ रहा है सबका। अभी मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मुझे बॉइलिंग पॉइंट चाहिए उसका, तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। तो टेम्परेचर बढ़ा, तो यहाँ पर मैं उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करूंगा सॉल्यूशंस का। तो सॉल्यूशंस का मैंने वेपर प्रेशर इंक्रीज किया, तो धीरे धीरे इंक्रीज होते होते वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होते होते चलो यहाँ पर हमें कोई एक पॉइंट मिल गया जो हमारा था बॉइलिंग पॉइंट TB। उसको मैंने क्या बोल दिया? TB सॉल्यूशंस का बराबर। जो सॉल्यूशंस का मैं टेम्परेचर मिला उसको मैंने बोल दिया TB, यानी कि जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था और जो सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट मिला, दोनों में डिफरेंस आया। कितना डिफरेंस आया? तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा TB। क्या बोलेंगे बच्चों? डेल्टा TB। अभी हमको वही फाइंड करना है कि भाई टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आएगा। तो कि हमें पता है कि डिफरेंस किसकी वजह से आया, तो कि सॉल्यूट की वजह से, यानी कि सॉल्यूट का कितना हमें कॉन्सेंट्रेशन ऐड किया। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हमारे पास बहुत सारे हैं। यहाँ पर हमें डेल्टा TB फाइंड करना हो तो इस तरीके से करना पड़ेगा। डेल्टा TB इज इक्वल टू बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? TB। तो यानी कि मैं बोल दूँ TB माइनस TB0, ये कर दो आप, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा TB। समझ में आ रहा है? तो मैंने पहले भी बताया था कि जब हमें कोई कॉन्सेंट्रेशन हमें ऐड करना हो तो उसका हमारे पास बहुत सारे यूनिट है बराबर। 10 यूनिट मैंने बताए थे, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर देखो हम टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट ले तो यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर वगैरह सब कुछ हमारा बदल जाएगा, यानी कि वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम नहीं पढ़ा सकते उसमें। इसीलिए मुझे कौन सा यूनिट लेना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका MCQ है या फिर क्वेश्चन है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं या फिर MCQ। समझो कि इसके साथ हम कौन सा, हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ले लो और लोअरिंग वेपर प्रेशर, या फिर आप बात करो अगर फ्रीजिंग पॉइंट की, तो उसमें कौन सा यूनिट यूज किया जाता है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हमारे पास यहाँ पर कौन से यूनिट की हम बात कर रहे हैं? तो मोलालिटी M। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मोलालिटी।
स्मॉल m, मोलालिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन मैंने ऐड किया, यानी कि जो मैंने सॉल्यूट ऐड किया, उसके हिसाब से हमारा टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। यानी कि डेल्टा टी एफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी m। अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट देखूँ तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट समझो, यानी कि मोलल कांस्टेंट हो गया हमारा ये। चलो यहाँ पर आगे इसके बाद बात करूँ, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो मोलालिटी का इक्वेशन क्या था हमारा, आपको पता होना चाहिए कि मोलालिटी एम इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास मोलारिटी और मोलालिटी में एक ही डिफरेंस था कि वहां पे क्या लेते थे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं बोलूँगा W1। अगर मैं इसको केजी में ले लूँ तो यहाँ पर 1000 करने की जरूरत नहीं, बट मैं ग्राम में ले लूँ तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे 1000 करना पड़ेगा। चलो समझ में आ रहा है सबको। यानी कि मोलालिटी का ये इक्वेशन है, मुझे कहाँ पर पुट करना है, इस इक्वेशन में। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू क्या रहेगा मेरा, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। चलो बच्चों समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर में जो हमारा डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलो अभी कई बार क्वेश्चन में बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया गया होगा या फिर आपको कांस्टेंट दिया गया होगा केबी, और आपको वेट भी पता होगा, बट आपको पूछा जाएगा कि जो हमारा कोई भी सॉल्यूट है वो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो अगर हमको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना हो तो इसका इक्वेशन हम दूसरे तरीके से किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1। तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का इक्वेशन। चलो समझ में आ रहा है। तो ये जो टॉपिक था मेरा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और सॉल्यूशंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है उसको गैस में कन्वर्ट करने के, वेपर प्रेशर इंक्रीज करने से पहले। चलो समझ में आ रहा है। तो ये टॉपिक था मेरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हम देख रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चलो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या करना है हमें, देखो तो यहाँ पर जो ग्राफ है मैं वही ग्राफ दे रहा हूँ, अभी सबको ध्यान रखना है मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में आपको क्या करना है। चलो सबसे पहले मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। मैं बच्चों इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप अगर ग्राफ भी ड्रॉ करना सीख जाओ तो आपको पूरा का पूरा वो थियरी पता चल जाएगा। चलो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोई एक हमारे पास जो सॉलिड कंपाउंड है, हमारे पास क्या है, कोई सॉलिड कंपाउंड, वो जो सॉलिड कंपाउंड है उसका जो वेपर प्रेशर होगा या फिर उसका जो टेम्परेचर होगा, यानी कि जिस टाइम पर वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, प्योर सॉलिड समझो, उसके टाइम के यानी कि उसके जैसा प्रेशर 1 बार प्रेशर, जो भी उसका प्रेशर होगा वही प्रेशर सॉल्वेंट का या सॉल्यूशंस का आएगा, तब वो सॉलिड बनेगा यानी कि फ्रीज होगा। तो वही हमारा रहेगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मान लो कि कोई भी मेरा सॉलिड है, वो सॉलिड का फ्रीजिंग पॉइंट इस तरीके से है, बराबर, यानी कि इस टेम्परेचर और प्रेशर पे वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर हमारा सॉल्वेंट था और सॉल्यूशंस का जो हमें टेम्परेचर मिला वो कैसा मिला, ज़्यादा मिला। बट यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास कोई सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट को मैंने फ्रीज करना स्टार्ट किया। तो मानो कि हमारे पास यहाँ पर उसका वेपर प्रेशर यहाँ तक था, किसका, सॉल्वेंट का। चलो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ तक है, उसका टेम्परेचर कुछ यहाँ तक है, बट उसको मैंने टेम्परेचर, अगर आपको फ्रीज करना होगा तो क्या करोगे आप, सॉलिड में कन्वर्ट करना होगा कोई भी लिक्विड स्टेट को, तो क्या करोगे, वहां पर हम क्या करते थे, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करते थे, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करते करते, देखो टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ साथ उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होते 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 मानो कि यहाँ तक हमें कुछ मिला। चलो तो यहाँ तक जो हमारा सॉल्वेंट का टेम्परेचर मिला उसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पर TF0। वहां पर मैंने बोला था सॉल्वेंट का TB0, यहाँ पर TF0 वो बॉइलिंग पॉइंट था इसीलिए TB0 बोला। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है इसीलिए मैंने उसको बोला TF0। चलो अभी हम सॉल्वेंट सॉल्यूशंस की बात करें तो आपको पता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस दोनों के वेपर प्रेशर में डिफरेंस होता है। जो सॉल्यूशंस का कैसा होता है, सॉल्वेंट से कम, यानी कि यहाँ तक है। मान लो आपको मानना है ये सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर है। देखो बच्चों इसी तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है।
चलो अभी उसका वेपर प्रेशर, मुझे उसको अभी फ्रीज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करते 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 प्योर सॉलिड जो होगा वहां पे टच करेगा, यहाँ पे पीक पॉइंट मिलेगा, वहीं पर सॉल्यूशंस वो फ्रीज होगा, यानी कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ तक मिलेगा, जिसको मैं बोलूंगा TF। समझ में आ रहा है कितना टेम्परेचर में डिफरेंस आया सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस में, तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा TF। तो डेल्टा TF किस तरीके से फाइंड किया जाता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू, ज्यादा वैल्यू कौन सी है, TF0 माइनस TF। आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में TB ज्यादा था, यहाँ पर TF0 ज्यादा है। समझने वाली बात ये है, क्योंकि यहाँ पर हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना है और वहां पे हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना था। तो समझो यहाँ पर डेल्टा TF किस तरीके से फाइंड किया जाता है, TF0 माइनस TF। डन। चलो अभी उसमें कितना चेंज आया, या फिर हमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर फाइंड करना हो तो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो डेल्टा TF यानी कि वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M मोलालिटी। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट निकल के आएगा, वो क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अभी M क्या है हमारे पास, मोलालिटी। जिस तरीके से आगे हमने इक्वेशन लिखा वही तरीके से हमको लिखना है कि F इंटू क्या मिलेगा हमें, इंटू W2 डिवाइडेड। तो मोलालिटी का इक्वेशन क्या रहेगा हमारे पास, W2 यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, W1 इंटू क्या आएगा हमारे पास 1000। बच्चों आपको ध्यान रखना है 1 नंबर जो रहेगा हमारा सॉल्वेंट का और जो 2 नंबर रहेगा वो सॉल्यूट का। तो चलो हमें यहाँ पर डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये हमें मिला। चलो डन। बच्चों जो भी आपके बुक में भी थियरी दी गई है वो सारी थियरी आप लर्न करो, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ वही अंदर समझाया गया है। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी तरफ से सेंटेंस बना के भी लिख सकते हो कुछ भी तरीके से, बस उसमें केमिस्ट्री समझ में आना चाहिए। बोला जाता है कि आप लिखो उससे ज़्यादा आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, केमिस्ट्री में बात समझ में आनी चाहिए कि होता क्या है। अगर आप ग्राफ भी इस तरीके से ड्रॉ कर जाते हो तो वो समझाता है कि आपको केमिस्ट्री समझ में आ रहा है। समझ में आ गया। चलो ये आपने लिखना सीख दिया, आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर हमें अभी जो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना हो, अगर हमें KF दिया गया हो, डेल्टा TF मिला हो, तो हमें M2 मोलिकुलर मास किस तरीके से फाइंड किया जाता है, M2 इज इक्वल टू KF इंटू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू W1। समझ में आ गया। चलो तो बच्चों ये हो गया अपना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों हमने पढ़ लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो समझ में आ गया होगा सबको, आई होप। चलो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में 4 चीज़ें हमने पढ़ ली है। उसमें सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसको हम राउल्ट लॉ में पढ़ चुके हैं। दूसरी बात थी हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया है कि जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे ज़्यादा सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि जब हमने कुछ कंपाउंड ऐड किया तो वो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी कि गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसको हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, बाद में वो गैस में कन्वर्ट होगा। तो पहला जैसा टेम्परेचर था उससे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, यानी कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बट हमने बात की डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में हमें फ्रीज करना है, टेम्परेचर डिक्रीज करना है। तो जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा उससे भी कम किसका होगा, सॉल्यूशंस का होगा। समझ में आ रहा है सबको। अब आइसक्रीम वगैरह कुछ भी एग्जाम्पल से आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो। समझ में आ रहा है सबको। अभी और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो मैंने पढ़ाया उसमें कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोलालिटी वाला यूनिट यूज़ किया जाता है, स्मॉल m। चलो ओके डन। उसके बाद हम देखे थे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जय हिंद, जय भारत।